Hello everyone, I hope you all are well. Today's lecture has been taken from the subject Security Analysis and Portfolio Management for class BCom Semester 4. Hello everyone, I hope you all are well. So today's lecture has been taken from the subject Security Analysis and Portfolio Management for class BCom Sem 4. Now the subject is security analysis and portfolio management. We'll break the subject and then read. First is security analysis. Now what is security analysis? Before you put your money into any investment, you are required to first analyze the security on various parameters such as risk and return. Once the evaluation is done and you are confident about your security or investment, then you are required to put that security into the portfolio. Now what is portfolio? Portfolio is just like basket of investments wherein you put your investments of varied nature so that the risk is diversified. Now there are number of decisions which are to be made with an investment portfolio. First I would like to explain portfolio in depth. अब portfolio है क्या? Investment portfolio का मतलब क्या है? Investment portfolio is just like a basket of fruits. जैसे basket of fruits है वैसे investment portfolio basket of investments है. अब अगर मैं एक basket of fruits में सारे fruits डाल दूँ तो will you like it? Probably no. And if मैं mixture of fruits डालूँ, some fruits sweet डालूँ, कुछ fruits में sour डालूँ, you may probably like the taste of it. ऐसे ही investment portfolio है जिसमें मैंने दोनों तरीके की investments डालनी है जिनसे मुझे return आएगा ही आएगा, this is fixed की return आएगा ही आएगा, एंड वो वाली इन्वेस्टमेंट्स भी डालनी है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है, रिटर्न शायद थोड़ा कम आए बट प्रोबेबिलिटी हायर है कि रिटर्न हाई आएगा. देन और क्या डिसीजंस है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ? कौन सी सिक्योरिटीज़ मैंने होल्ड करके रखनी है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी सिक्योरिटीज़ मैंने होल्ड करके रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, कितने पैसे, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ मनी, कितने पैसे मैंने किस सिक्योरिटी में या किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा के रखने हैं. अब जो ये डिसीजन है सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करके उन्हें इवैल्यूएट करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालने का, ये डिसीजन डिपेंड करता है बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे, रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स. जो रिटर्न है दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइजेज एंड डिविडेंड स्ट्रीम्स. प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस में क्या है कि जो कंपनीज हैं जिन्होंने शेयर्स इशू करे हैं, क्या आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में उनके प्राइजेस की बढ़ने की हमें कोई एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, प्राइजेस कितना राइज करेंगे. एंड डिविडेंड स्ट्रीम्स का मतलब है कि ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने शेयर्स इशू करे हैं, क्या ये कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी. रिस्क, 2 तरीके का रिस्क इन्वॉल्व रहता है सिक्योरिटी एनालिसिस के साथ. वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अदर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. Let's now understand what is systematic risk and what is unsystematic risk. Systematic risk refers to the risk inherent to the entire market. इसका मतलब क्या है कि ये वाला रिस्क मार्केट में सभी इंडस्ट्रीज के साथ, सभी कंपनीज के साथ इक्वली अटैच्ड है. इन्वेस्टर चाहकर भी इस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर ले, सिस्टमैटिक रिस्क उसे बेयर करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम्स में जो भी रेवेन्यू स्लम्प आया, रेवेन्यू डिक्लाइन आया इंडस्ट्रीज़ के साथ, कंपनीज के साथ, वो सभी कंपनीज के साथ सेम था, सभी एंटायर मार्केट के साथ सेम था. वेयर एज अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क दैट इज़ यूनिक टू स्पेसिफिक कंपनी. दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपनी के साथ अटैच्ड है. ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं सभी वो रिस्क बेयर कर रही हैं, नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको ये रिस्क बेयर करना पड़ रहा है या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसको ये रिस्क बेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर किसी इंडस्ट्री के लिए अनफेवरेबल पॉलिसीज़ अनाउंस कर दे तो सिर्फ उसी इंडस्ट्री को अनसिस्टमैटिक रिस्क बेयर करना पड़ेगा. इन्वेस्टर अगर चाहे तो इस रिस्क को
एलिमिनेट कर सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं इस रिस्क को बेयर ना करूं, तो वो इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां पर ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। Hello everyone, I hope you all are well. Today's lecture has been taken from the subject Security Analysis and Portfolio Management for class BCom semester 4. Now the subject is Security Analysis and Portfolio Management. We'll break the subject and then read. First is Security Analysis. Now what is Security Analysis? Before you put your money into any investment, you are required to first analyze the security on various parameters such as risk and return. Once the evaluation is done and you are confident about your security or investment, then you are required to put that security into the portfolio. Now what is portfolio? Portfolio is just like basket of investments wherein you put your investments of varied nature so that the risk is diversified. बेसिकली दो अप्रोचेस हैं फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ने के लिए. फर्स्ट अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच, सेकंड अप्रोच इज बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर्स को पढ़ते हैं, फिर इंडस्ट्री. नाउ टॉप डाउन अप्रोच में हम सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं. दैट मीन्स हम एनालाइज करते हैं कि इकोनॉमी किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है. इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी. इन्वेस्टर ट्राई करता है कि वो ओवरऑल डायरेक्शन को समझ सके कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में है और आइडेंटिफाई कर सके कि किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए. इकोनॉमिक एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. किसी भी इकोनॉमी का प्रॉस्पेरिटी, किसी भी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी इसी पे डिटर्मिन होती है कि उसकी नेशनल इनकम किस रेट से ग्रो कर रही है. तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ना ज़रूरी है बिफोर वी इन्वेस्ट और वी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन एनी इकोनॉमी. There are other economic indicators that are required to be studied while doing economic analysis. The first one is monetary policy of central bank. अब monetary policy में गवर्नमेंट चेंजेस लाके इकोनॉमी की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है. इसके लिए उसके पास टूल्स हैं जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो. अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इज अ सर्टेन परसेंटेज दैट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक की परसेंटेज फिक्स कर देती है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज
सेंट्रल बैंक के पास एज CRR रखना पड़ेगा। तो अगर ये परसेंटेज ज़्यादा होती है तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे एज डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास। अगर ये परसेंटेज कम होती है तो कमर्शियल बैंक को कम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं विद दी सेंट्रल बैंक। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लिक्विडिटी मैंने रेज करनी है इन इकोनॉमी तो इस परसेंटेज को वो क्या कर देगी, कम कर देगी। अगर लिक्विडिटी टाइटन करनी है तो इस परसेंटेज को वो ज़्यादा कर देगी। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इज़ नथिंग दस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कि आप जो भी बोरो कर रहे हो उसकी क्या कॉस्ट है, उसके ऊपर आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर रही है बीइंग द गवर्नमेंट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी लोअर हो जाएगी और डिमांड भी लोअर हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स। कंज्यूमर फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स में क्या है कि अगर तो कंज्यूमर या इन्वेस्टर पॉजिटिव है इकोनॉमी को लेके तो वो इन्वेस्ट करेगा या स्पेंड करेगा। अगर वो नेगेटिव है इकोनॉमी को लेके कि इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ना ही वो उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेगा और ना ही वो सेफ फील करेगा कि मैं स्पेंड करूँ। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या है कि इन्फ्लेशन इज द ट्रेंड ऑफ राइजिंग प्राइजेस। किस रेट से प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं ये इंडिकेट कहाँ से करता है, ये इन्फ्लेशन बताता है। हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्टर्ब द बजट ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस। अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑल्सो जो कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर भी अफेक्ट होती है। पहले जहाँ पर मैं 100 रुपये निकाल पाती थी आउट ऑफ सेविंग स्पेंड करने के लिए, अब मैं 100 रुपये से कम निकाल पाऊँगी। जब प्राइजेस राइज हो जाएंगे मैं उतने पैसे नहीं निकाल पाऊँगी टू स्पेंड। Once the investor is convinced about the economy to invest in, एक बार जब इन्वेस्टर ये कन्विंस हो गया कि हाँ ये इकोनॉमी अच्छी है, ये इकोनॉमी बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद वो इंडस्ट्री या सेक्टोरल एनालिसिस स्टार्ट करता है कि इस इकोनॉमी की किस इंडस्ट्री या सेक्टर में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सेक्टर एनालाइज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है लेबर कंडीशन। अगर किसी इंडस्ट्री में लेबर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लॉकआउट्स हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उस इंडस्ट्री के या उस सेक्टर के प्रॉफिट्स भी हैम्पर होंगे। अगर प्रॉफिट्स हैम्पर होंगे तो वो इंडस्ट्री अपनी फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कवर नहीं कर पाएगी। एज अ रिज़ल्ट वो इन्वेस्टर को कोई रिटर्न नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अगर इंडस्ट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर रही है तो वो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर पाएगी और वो इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी ख़त्म कर देगी, इन्वेस्टर को इतना रिटर्न नहीं दे पाएगी। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारी सिलेक्टेड इंडस्ट्री है या सेक्टर है जहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वहाँ पे कितना कंपटीशन है। अगर तो उस इंडस्ट्री या सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा है तो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। अगर कंपटीशन इतना नहीं है तो प्रॉफिट या रेवेन्यू कहीं भी डिवाइड होने वाला नहीं है, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडस्ट्री का मार्केट शेयर 100 है और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 5 है तो ये 5 हिस्सों में बंट जाएगा मार्केट शेयर। अगेन अगर मार्केट शेयर 100 है और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 2 है तो 5 की जगह अब सिर्फ 2 प्लेयर्स में बंटेगा मार्केट शेयर। तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर हाईली इफ़ेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। अगर मैंने कॉम्पिटिटिव प्रेशर को ख़त्म करना है या इससे बचना है तो मेरे को प्रोडक्ट में कुछ ऐसी डिफ्रेंसीशन लानी पड़ेगी जो और कोई प्लेयर नहीं दे रहा, प्रोवाइड कर रहा, या फिर मेरे को कुछ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए। मेरा जो
मे बी रॉ मटेरियल है वो इतना सस्ता हो कि कोई और प्लेयर मेरे साथ कॉम्पीट ना कर पाए, या फिर मैं इतने लार्ज स्केल पे काम करूँ कि मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल के एडवांटेजेस हो जाए। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल के एडवांटेजेस का मतलब ये है कि जब भी हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं हमें कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एडवांटेजेस अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब इन्वेस्टर ने इकोनॉमी को एनालाइज कर लिया, सेक्टर को एनालाइज कर लिया, अब वो कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चूज़ करा है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो कंपनी को एनालाइज करने के लिए वो देखेगा कि कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, किस एफिशिएंसी से वो काम कर रही है, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है अर्निंग्स की। कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शो होते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, वो करेक्ट हो, कंप्लीट हो, मतलब कुछ भी मिसिंग ना हो, कोई भी जो एसेट है या लाइबिलिटी है या कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, आइटम ऑफ इनकम है, वो हमने मिस ना करी हो, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी मतलब हम कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंपैरेबल हो, इस तरीके से डिस्क्लोज करी गई हो कि हम दूसरी फर्म के साथ उसे कंपेयर करके देख सकें। इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है हमें इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का, ताकि हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख सकें कि फ्यूचर में कंपनी कैसे अर्न करने वाली है। Now the subject is security analysis and portfolio management. We'll break the subject and then read. First is security analysis. Now what is security analysis? Before you put your money into any investment, you are required to first analyze the security on various parameters such as risk and return. Once the evaluation is done and you are confident about your security or investment, then you are required to put that security into the portfolio. Now what is portfolio? Portfolio is just like basket of investments wherein you put your investments of varied nature so that the risk is diversified. शेयर्स को वैल्यू करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, दैट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। कैसे बताता है? हम मार्केट प्राइस को किसके साथ कंपेयर करते हैं? अर्निंग पर शेयर के साथ। जब हम मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर पीई रेशियो हाई है दैट मीन्स वो ओवर वैल्यूड है, मतलब अर्निंग्स इतनी नहीं है कंपनी की, पर शेयर वो इतना अर्न नहीं कर रहा मगर उसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा शो हो रहा है, तो वो क्या है? ओवर वैल्यूड। कन्वर्सली अगर लो पीई है, लोअर प्राइस अर्निंग रेशियो है, मतलब उसकी अर्निंग्स तो अच्छी है मगर वो प्राइस करंट उसका जो स्टॉक प्राइस है वो इतना शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो अंडर वैल्यूड है। ये फॉर्मूला गिवन है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि हम अर्निंग्स को किसके साथ कंपेयर करते हैं? मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। अब अर्निंग पर शेयर क्या है? जितनी भी हमारी अर्निंग्स है आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर के पीछे हम कितना अर्न कर रहे हैं। Now there are number of decisions which are to be made with an investment portfolio.
फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन पोर्टफोलियो इन डेप्थ। अब पोर्टफोलियो है क्या, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज जस्ट लाइक अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। जैसे बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, वैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। अब अगर मैं एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स डाल दूँ तो विल यू लाइक इट? प्रोबेबली नो। एंड इफ मैं मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स डालूँ, सम फ्रूट्स स्वीट डालूँ, कुछ फ्रूट्स में सार डालूँ, यू मे प्रोबेबली लाइक द टेस्ट ऑफ इट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट्स डालनी है, जिनसे मुझे रिटर्न आएगा ही आएगा, दिस इज फिक्स्ड की रिटर्न आएगा ही आएगा, एंड वो वाली इन्वेस्टमेंट्स भी डालनी है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है, रिटर्न शायद थोड़ा कम आए, बट प्रोबेबिलिटी हायर है कि रिटर्न हाई आएगा। देन और क्या डिसीजंस है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ? कौन सी सिक्योरिटीज़ मैंने होल्ड करके रखनी है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी सिक्योरिटीज़ मैंने होल्ड करके रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, कितने पैसे, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ मनी, कितने पैसे मैंने किस सिक्योरिटी में या किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा के रखने हैं। वंस द इन्वेस्टर हैज स्टडीड द इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को एनालाइज कर लिया है इन्वेस्टर ने, उसके बाद उसने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली है कि मैंने किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, फिर उसने कंपनी एनालाइज करी कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। नाउ फंडामेंटली ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट। फंडामेंटल अप्रोच के हिसाब से अब वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।